श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलाचरणम् लक्ष्मीं तनोति निर्तरानपेकछम् आहंगेदियं निगम साक्षि शिखा प्रवालम् हेरं विरं विरूढं वरचार्जनिघ्नं विघ्नादिभेद सतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझोलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। शीर्षक यानी विषय है संस्कृत नाटकों की समीक्षा। आज का विषय है संस्कृत नाटकों की समीक्षा। पूर्व पाठ में संस्कृत नाटकों में प्रकृति का चित्रण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज का व्याख्यान है संस्कृत नाटकों का समीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत नाटकों के रचयिता जिन आदर्शों का चित्रण अपने नाटकों में करते हैं, वे होते थे प्राचीन आदर्श, सुविचारित, सुपरीक्षित तथा सुव्यवस्थित। ऐसे आदर्शों के विश्लेषण की पूरी सामग्री एकत्र करने के लिए कविजन प्राचीन राष्ट्रीय नायकों को अपनी कृतियों का पात्र बनाते थे और उन्हें रंगमंच के ऊपर अवतीर्ण करते थे। संस्कृत भाषा में निबद्ध ललित काव्य विषयक साहित्य में संस्कृत नाटक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
प्राचीन दो भाषाओं के साहित्य में नाटक के जितने प्रौढ़ि तथा पूर्णता प्राप्त की, उनकी अनंत मिलना निरंतरा दुष्कर है। ये दोनों भाषाएं संस्कृत तथा यावनी ग्रीक यूनानी नाटकों की पूर्ण अभिव्यंजना कर आग्रह करने वाले विद्वानों की यह आपात मनोहर उक्त रही है। वैसे ही पूर्ण अभिव्यंजना रखने वाले जीवन के स्तरों में व्यापनशील संस्कृत नाटकों का विकास यूनानी नाटकों के प्रभाव पर ही आधारित रहा है। परंतु इस उक्ति को युक्तिहीनता का विश्लेषण इसी ग्रंथ में पहले ही किया गया है। परंतु इस उक्ति की युक्तिहीनता का विश्लेषण इसी ग्रंथ में ही किया गया है। इन दोनों भाषाओं के नाटक स्वच्छंद वातावरण में बिना किसी पारस्परिक प्रभाव के ही अपनी अभ्युन्नति के चरम शिखर पर पहुंच रहे हैं। यह संस्कृत नाटक अपनी अभ्युन्नति के चरम शिखर पर पहुंच रहे हैं। पारस्परिक प्रभाव की कल्पना दुराग्रह मात्र है। संस्कृत के नाटककर्ताओं ने अपने नाटकों का विषय रामायण तथा महाभारत से, लौकिक कथा साहित्य से और अपनी उर्वर कल्पना से अनुगृहीत किया है। रामायण तथा महाभारत को आधार मानकर रचित तटस्थ नाटकों की रचना में आजकल का समालोचक मौलिकता का अभाव का प्रथम स्वीकार करता है। परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। कवि जयदेव ने बड़ी ही मार्मिक बात कही है कि नाटककर्ताओं तथा महाकाव्य प्रेरणाओं के नाटक और महाकाव्य में राम कथा का आश्रयन प्रतिभा दारिद्र्य का सूचक नहीं है। प्रत्युत राम के महनीय गुणों का ही यह अवगुण है कि कवि जानता है, कवि जनता के हृदय में अपनी कला के उद्देश्य की सफलता के लिए अन्य नायकों की दृष्टिपात न कर उनको ही अपनी कृतियों का गायन बनाते हैं। संस्कृत नाटकों की वस्तु प्राचीन अवश्य है। संस्कृत नाटकों की वस्तु प्राचीन्य अवश्य है, परंतु उस वस्तु के विन्यास में, सजावट में तथा अभिनय में नितांत मौलिकता है।
नाटकों की कथा वस्तु प्राचीन कथाओं का पूर्णतः अनुगमन नहीं करती, घटनाओं के पूर्व योजना की जाती है और अपने उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर घटनाओं का स्वतंत्र चुनाव तथा पुनः उसमें क्रमबद्धता लाई जाती है और नए नए पात्र जो मूल कथा ग्रंथों में उपस्थित नहीं किए प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राचीन कथा वस्तु का आधार कवियों की मौलिकता के अभाव को कथमपि इंगित नहीं करता। संस्कृत के कवियों से प्राचीन कथाओं के चित्रण और विश्लेषण में अपनी अपूर्व मौलिकता का परिचय देते हैं। तथ्य तो यह है कि किसी नवीन कथा के गठन की अपेक्षा प्राचीन कथाओं के विन्यास में अधिक मौलिकता लाने का अवसर मिलता है। विशेषतर विषयों की अपनी नवीन विषयों से विश्लेषण में मौलिकता की अधिक प्रवृत्ति होती है। फलतः आलोचकों प्राचीन कथा के आधार पर नाट्य प्रसाद खड़ा करके काव्यों में प्रतिभा के दारिद्र्य तथा मौलिकता के ह्रास की कल्पना करता है। वह तथ्य से निरंतर दूर रहता है। प्राचीन कथा श्रयण के कारण संस्कृत के कवियों में प्रतिभा हीनता का दोष कथमपि सुसंगत प्रतीत नहीं होता। कुछ आलोचकों का यह बहुचर्चित आरोप है कि संस्कृत के कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए नृपवृत्त को आश्रय कर अपनी रचनाएं की है। संस्कृत नाटकों में राजा ही वर्णित है। कवियों का उद्देश्य उन्हीं की कृपा प्राप्ति थी, परंतु यह आरोप तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं बनता है। दरबारी कवियों ने ही नाटक में लिखा हो ऐसी कोई बात नहीं है। स्वयं राजाओं ने भी तो नाटकों का प्रयाण किया है। जैसे देखते हैं हर्ष शूद्रक यशोधर्मा मयूराज आदि राजाओं ने भी नाटकों का वर्णन किया है। ये किन राजाओं को प्रसन्न करने के लिए नाटक लिखे? ये तो किसी राजा के चाकर नहीं थे जो चाटुकारिता से प्रेरित होकर नाटकों का निर्माण करते। राजाओं का चित्रण, राजकीय वैभव
विपुल सैन्य तथा अतुल संपत्ति से समन्वित पुष्प विशेष के रूप में नहीं किया गया है, अपितु वे सामान्य जन के रूप में ही चित्रित किए गए हैं, जो सामान्य जीवन यापन करते हैं तथा अपनी प्रजा के दुख से पूरी सहानुभूति रखते हैं। सच्ची बात तो यह है कि संस्कृत कवियों का उद्देश्य सामान्य जनजीवन का ही चित्रण है। सच्ची बात तो यह है कि संस्कृत कवियों का उद्देश्य सामान्य जनजीवन का ही चित्रण है। वे अपनी कृतियों के अभिनंदन, प्रसारण तथा अभिमूल्यांकन के लिए ही राज दरबारों का आश्रय लेते थे। नाटकों का प्रथम अभिनय प्रायः अभिरूप भूयिष्ठा राजसभा में किया जाता था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम भवभूति के नाटकों का अभिनय किसी राज दरबार में न होकर कालप्रियानाथ को यात्राओं में उपस्थित आज मिश्रणों के सामने किया गया था। यह यात्रा जलसाधारण के आकर्षण भी थी। नाना स्थानों में लोग आजकल की तरह मेला देखने के लिए आते थे। राजा को प्रशस्त की मुहर लग जाने पर ही नाटक जनता के निमित्त उपयुक्त कर दिए जाते थे। प्राचीन आदर्शों को समय ने प्रामाणिक और उपयोग सिद्ध कर दिया था। फलतः नवीन युग में परिवर्तित आदर्शों की अभितिक्तमता से विषपन्न हृदय कविजन प्राचीन आदर्शों की ओर स्वतः आकृष्ट हुए और उन्हीं के अपने नाटकों में संभालकर चित्रित करने में अपने को कृतकार्य बनाया। संस्कृत के कवि जनसाधारण को नए अपेक्षित आदर्शों तथा नए अव्यवस्थित आचरणों की ओर झुकते हुए देखकर दुखित हुए और उनके कल्याण के लिए उन प्राचीन आदर्शों की अपनी रचनाओं में स्थान दिया, जिनकी उपयोगिता तथा कार्यशीलता में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। इन आदर्शों की प्रशंसा का रहस्य उनकी इसी उपयोगिता तथा समय अनुकूलता में अंतर्निहित है। यदि कोई प्राचीन कथानक
इन आदर्शों के संरक्षण में सफल नहीं था, तो कविजन उस कथानक के अंश विशेष को बदल देने के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते थे। महाकवि कालिदास ने इसलिए शकुंतला के महाभारतीय कथा को आदर्श से सुसंगत बनाने की दृष्टि से यत्र तत्र परिवर्तित करने में कथमपि संकोच नहीं किए हैं। राजा दुष्यंत को उद्खिन्नता तथा मिषावादिता के दोष से उन्मुक्त करने के लिए ही कालिदास ने दुर्वासा के श्राप की कल्पना की। छद्म से किए कालिदास छद्म से किए छल से किए गए बालीवध से रामचंद्र को दोष मुक्त करने के लिए मायूराज के उत्तर राघव में इस प्रसंग का पूरा परिहार कर दिया तथा भभूति के महावीर चरित्र में इसका अन्यथा परिवर्तन कर दिया है। संस्कृत कवि का लक्ष्य आदर्शों की सृष्टि है। संस्कृत कवि का लक्ष्य आदर्शों की सृष्टि है। उन आदर्शों की जो मानव जीवन के पद्योतन के निर्मित विद्युत स्तंभ है और जिनका संरक्षण भारतीय संस्कृति का प्रधान उद्देश्य है। फलतः इन आदर्शों पर आंच आने देने का अवसर संस्कृत कवियों के लिए असहज हो जाता है और वे उस अवसर का सर्वात्मना प्रतिरोध करते हैं। संस्कृत नाटकों के पात्र जीवन तथा जगत से पलायन वृत्ति से सर्वथा प्रांगमुख होते हैं। वे जीवन के संघर्ष से कभी नहीं भागते और न कभी जीवन में समस्याओं को सुलझाने से विमुख होते हैं। ये समग्र मानव बनने के लिए कित संकल्प होकर सामने आने वाले प्रतिबंधों को तोड़ने का उद्यत करते हैं। बौद्ध संघ के अनुयायी भिक्षुक तथा भिक्षुणी नाटक में पात्र रूप से प्रवेश पाते हैं, परंतु वे वहाँ न तो निर्वाण का उद्देश्य देते हैं और न वे संन्यास के आश्रयन पर आग्रह रखते हैं। वे जगत में मानव जीवन को परिपूर्ण तथा समग्र बनाने के कार्य में सर्वथा सहायता देते हैं। संस्कृत नाटकों का अंतिम आसीद वचनम किम शास्त्रीय परिभाषा में भरत
वाक्य कहते हैं, कवि जनों हार्दिक आदर्शों की पूर्ण अभिव्यक्त करता है। वे मानव जीवन की समग्र सौख्य संपत्ति की सिद्धि के सूचक के अग्रदूत हैं। कालिदास सार्वभौम दुर्ग निरस्तरण भद्रदर्शन कामावासी तथा सर्वत्र आनंद को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं और उसे ही अपने नाटकों द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। राष्ट्र की समग्र उन्नति का ही उद्देश्य कवि देता है। नागानंद नाटक का मानव जीवन की सर्वाधिक उन्नति की कामना करता है। प्रकृति तथा मानव दोनों अपने जीवन के उत्कर्ष के संपादन में समर्थ हो। मेघगण उचित समय पर दृष्टि करे, जिसे मयूर लोग प्रसन्न होकर नाचे तथा पृथ्वी उगे हुए हरे भरे सलियों की चादर सदा ओढ़ता रहे, हरियाली छाई रहे। आनंद गोष्ठियों में नाच गान से युक्त समाज में मनुष्य अपने बंधुओं और मित्रों के साथ आनंद मनाते हुए जीवन यापन करे। जीवन के उस उत्कर्ष का यह मनोरंजन चित्रण बताता है कि संस्कृत नाटक इहलोक की प्रतिष्ठा पर आगाह करते हैं। इहलोक की उपेक्षा पर परलोक में चिंतन में वे कभी व्यर्थ नहीं होते थे। इस आदर्श के अनुकूल ही नाटक का प्रधान रस श्रृंगार तथा वीर होता है। श्रृंगार जीवन में सौंदर्य तथा स्नेह का पक्षपाती है, तो वीर अन्याय का उच्छेद कर न्याय के स्थापना में बद्ध परिकर होता है। नाटक में शांत रस की स्थिति नगण्य ही है। यदि प्रतीक नाटकों के लघु वर्ण को ध्यान से बाहर रखें तो शांत रस की समस्त नाटकों में उद्भावना विशेष महत्व नहीं रखती। भारतीय समाज पारलौकिक भावनाओं को प्रश्रय देने के लिए पर्याप्त रूपेण आलोचकों की निंदा का पात्र है। इसलिए संस्कृत नाटकों की लक्ष्यभूत ऐहिक समृद्धि तथा कल्याण की भावनाओं पर जोर देने की आवश्यकता है। आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इति संपूर्णम।